खरीदो, आप कीमत नहीं तय कर सकते। कीमत जो बनाता है वही तय करता। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उसको जिसने बनाया उसने तय किया। हम जिस माइक पर बोल रहे हैं इसको जिसने बनाया उसने तय किया। हम जिस गाड़ी में या आप जिस गाड़ी या मोटरसाइकिल से आए हैं उसको जिसने बनाया उसकी कीमत उसने तय किया। तो आखिर फसल हम पैदा करते हैं, फसल की कीमत हम क्यों नहीं तय कर सकते? ये सवाल आजादी के 74 साल में सवाल ही बना हुआ है। इसका जवाब आज तक किसी सरकार ने नहीं। किसानों को समझने की जरूरत है। 3 कृषि कानून वापस होने से खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि किसानों को लड़ाई क्या लड़ना है। क्योंकि सर छोटू राम किसानों के बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने किसानों को कहा कि किसान भाइयों, ये भोले किसान, तू 2 बात मान, एक तो अपने दुश्मन की पहचान कर ले और दूसरा तू बोलना सीख ले। हमारे जो किसान भाई हैं अभी तक अपने दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए। मंचों से हम आते हैं तो जरूर बोलते हैं कि हम 70% किसान है, 74% किसान है, 75% किसान है, 76% किसान, ये हम जरूर बोलते हैं। लेकिन हम किसानों के मुद्दे पर आजादी के 74 साल में वोट कभी नहीं करते। हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार किसान के विरोध में काम कर रही है, लेकिन जो लोग किसान के हित में एजेंडा रखते हैं, जो लोग किसान के हित की लड़ाई लड़ते हैं, हम उनके समर्थन में भी नहीं खड़े होते हैं। हम जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर खड़े होते हैं। और किसान जब तक जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर खड़ा रहेगा तो किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। मंचों से हम बोलते रहे हम 74% है, लेकिन हम कभी भी 74% किसान हो नहीं सकते और इसलिए किसानों की दुर्दशा है। बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के सामने इज्जत से जीने का संकट बन गया और सरकार तो किसानों की जमीन छीनना चाहती है, किसानों को भूमिहीन करना चाहती है। किसानों को समझने की जरूरत है। किसानों के एक दूसरे मसीहा थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। उन्होंने कहा कि किसानों के 2 दुश्मन हैं, एक सेठ जी दुश्मन है और दूसरे भट्ट जी दुश्मन है। एक सेठ जी किसानों के दुश्मन है, दूसरे भट्ट जी किसानों के दुश्मन है। सेठ जी का मतलब बनिया होता है, भट्ट जी का मतलब ब्राह्मण होता है। ज्योतिबा फूले ने कहा ये किसानों तुम्हारे ये 2 दुश्मन है। सेठ जी क्यों दुश्मन है? क्योंकि हम किसान हैं, आप भी किसान हैं, हम आप जानते हैं। जब हम फसल बेचते हैं अपनी, जब हम फसल तौल कर देते हैं तो तौल में जितना आता है उतना तो पूरा देते हैं, उसके बाद हाथ से भी निकाल कर थोड़ा और ज्यादा देते हैं। क्योंकि हम किसान ऐसा सोचते हैं कि जिसको दे रहे हैं कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा ही उसको दे दे तो किसान ईमानदार होता है। किसान दूसरे का हिस्सा नहीं, किसान दूसरे के हक पे डाका नहीं डालता है। तो हम किसान जब बेचते हैं तो हम ज्यादा देते हैं, लेकिन जब बनिया हमें सामान देता है तो डंडी मार कर देता है कम। हमारी फसल को सस्ते में खरीदने का काम करता है, उसको महंगे रेट में खुद कई गुना मुनाफा लेकर बेचने का काम करता है। फसल हम पैदा करते हैं, उसको दे देते हैं, वो ले लेता है और जब वो बेचता है तब हमको पैसे देता है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती है जिसके आधार पर किसानों को लूटा जाता है। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते थे सेठ जी तुम्हारे दुश्मन और भट्ट जी हमारे दुश्मन कैसे है? पंडित जी तो बनिया लोग तो डंडी मार के लूटते ही हैं, चालाकी करके लूटते ही हैं और पंडित जी हर समय हमारे बीच में आ जाते। बच्चा हम लोग पैदा करें लेकिन नामकरण बगैर पंडित जी के होता ही नहीं। बच्चा हम लोग पैदा करें, नाम पूछने के लिए पंडित जी के घर जाते हैं तो पंडित जी मुफ्त में थोड़ा ही बताते, पंडित जी लेते हैं उसके बाद नहीं बताते। बच्चे को पढ़ा लिखा करके हम MBBS डॉक्टर बना दे
लड़का भी एमबीबीएस डॉक्टर हो जाए, लड़की भी एमबीबीएस डॉक्टर हो जाए, लेकिन अगर शादी हो तो हम कर सकते हैं क्या? हम नहीं करते, फिर पंडित जी को बुलाते, फिर पंडित जी लेते। हम घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद में भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद में भी अपने माँ बाप को भी घर में घुसने नहीं देते। कब तक? जब तक पंडित जी घर में ना घुस जाए तब तक माँ बाप को भी घुसने नहीं देते। अरे माँ बाप ने तुमको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तुम अपना घर बना सको, लेकिन तुम माँ बाप से गृह प्रवेश नहीं कराते हो, पंडित जी से गृह प्रवेश जरूर कराते हो। और पंडित जी मुफ्त में नहीं करते, लूटते। अगर मान लो हमारे घर में कोई आदमी मर जाए तो हमारा आदमी दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास में जाता और पंडित जी को कहता है कि पंडित जी, हमारे पिताजी तो चले गए, थोड़ा पता करो कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। तो पंडित जी अगर कह दे कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा शांत हो गई है तो पंडित जी का तो धंधा ही बंद हो जाएगा, रोजी रोटी बंद हो जाए। तो पंडित जी ये नहीं कहते कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा शांत हो गई, बल्कि पंडित जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी की आत्मा भटक रही है। भटक रही है तो क्या करना होगा? तो गरीब आदमी देखते हैं तो कहते 11 ब्राह्मण खिलाना होगा, थोड़ा मजबूत आदमी है तो 21 ब्राह्मण खिलाना होगा, और मजबूत है तो 51 ब्राह्मण खिलाना होगा, और मजबूत है तो 101 ब्राह्मण खिलाना होगा, और मजबूत है तो 501 ब्राह्मण खिलाना होगा। कभी कभी इतना ब्राह्मण खिलाने के लिए बता देते हैं कि पूरे इलाके में उतने ब्राह्मण नहीं होते, हमारे लोग खोजते रहते हैं और उतने ब्राह्मण मिलते नहीं है। तो दोबारा पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को कहते हैं पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम तो खिलाना चाहते, लेकिन खाने वाले इतने ब्राह्मण मिल नहीं रहे हैं। तो पंडित कहते हैं अच्छा पटेल जी, आप इसकी कोई चिंता मत करो, जितने आपकी व्यवस्था हो जा रही कर लो, बाकी ब्राह्मणों को हम लेकर के चले आएंगे। तो जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता। एक तो जिंदा खाता है और मरने के बाद खाता। ये व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा, ये अपना है ना, और ज्योतिबा फुले छत्रपति साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 108 साल का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की वजह से भारतीय संविधान आया, और भारतीय संविधान आने की वजह से आप स्वतंत्र हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो गया। आपके वोट के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती, किसानों के वोट के बगैर किसी की सरकार नहीं बन सकती। लेकिन किसानों की आदत तो वैसे की वैसे ही लगी, क्योंकि किसानों ने अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं। अगर किसानों ने ज्योतिबा फुले की बात मानी होती तो आज दिल्ली में आरएसएस की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं। किसानों ने ज्योतिबा फुले की बात को नहीं माना, और जब किसानों ने ज्योतिबा फुले की बात नहीं माना तो आज दिल्ली में ब्राह्मण और अडानी अंबानी जैसे बनियों की सरकार चल रही है। ये मोदी की सरकार नहीं है, ये सरकार आरएसएस के ब्राह्मणों की और अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए हर डिपार्टमेंट बेचा जा रहा है, हर डिपार्टमेंट बेचा जा रहा है। किसानों के बच्चों को सरकारी नौकरी चाहिए ऐसा हर किसान सोचता है, क्योंकि खेती किसानी को तो घाटे का सौदा पहले ही बना दिया गया। अब खेती किसानी घाटे का सौदा हो गया है। जो इज्जत का काम था वो इतना घाटे का सौदा हो गया है कि किसानों के सामने इज्जत से जीवन जीने का संकट पैदा हो गया है। तो हर किसान सोचता है उसके बेटे बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी किसान के बेटे बेटी को? अरे जिनकी सरकार बनाया वो तो सब बेच रहे हैं, जिनकी सरकार बचाया बनाया वो तो सब बेच रहे हैं। जब सब बिक जाएगा तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगी सरकारी डिपार्टमेंट, न मिलेगी सरकारी नौकरी। सारा खेला खत्म किया जा रहा है और यहीं तक मामला नहीं रुका हुआ है। सरकारी कंपनियां, सरकारी डिपार्टमेंटों को तो बेचा ही जा रहा है, सरकारी जमीनों को तो पूंजीपतियों को दिया ही जा रहा है। इसके साथ ही साथ किसानों की जमीनों पर
ब्राह्मण और बनिया सरकार की नजर लगी हुई है कि किसानों की जमीन को कैसे हड़पा जाए, किसानों को कैसे भूमिहीन किया जाए और किसानों को अधिकार वंचित करके देश में गुलाम कैसे बनाया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश किसानों के साथ में चल रही है। इसलिए किसानों को इस बात को समझने की जरूरत है। और अगर हम इस बात को समझते हैं तो हमें जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मंच से बोलते समय हम किसान हैं, चौराहे पर खड़े हो जाओ, कितने किसान मिलेंगे आपको। मंच पे यहाँ बैठे हम किसान हैं, अभी यहाँ से लोग उठेंगे चौराहे पर खड़े हो जाए, एक एक आदमी को पूछो आप बुला के क्या हो, बोलेगा या तो वो दूसरे को बोलो, बोलेगा खुद भी हो, तीसरे को बोलो, पूछे को बोलेगा मौर्या हो, चौथे को बोलो, बोलेगा निषाद हो, पांचवें को बोलो, बोलेगा राजभर हो। एक भी किसान आपको नहीं मिला। मंच से हम 74% की बात करते हैं, सड़क पर हम बिरादरी की बात करते हैं। किसानों की लड़ाई कैसे मजबूत होगी? मंच से किसान की बात और मैदान में समाज में बिरादरी की बात, लड़ाई कैसे मजबूत होगी? बीजेपी किसानों के विरोध में काम कर रही है, लेकिन आपके बिरादरी का आदमी आ जाएगा टिकट लेके, आप बोलोगे क्या बताएं, बीजेपी तो बहुत गलत पार्टी है, लेकिन क्या बताएं बिरादरी टिकट लेकर के आ गया है, कैसे ना वोट दे दे। अब जिस बिरादरी को जिता करके भेज रहे हो उसकी इतनी औकात नहीं है कि थाने में तुम्हारी पैरवी कर ले, थाने का दरोगा भी उसकी नहीं सुनता। अरे विधायक की तो छोड़ो, जो मंत्री बने घूम रहे हैं, जिनको मंत्री बनाया उनकी कोई नहीं सुनना। आप बिरादरी की इज्जत बचाने में लगे हो, वो बिरादरी तो आपकी इज्जत नहीं बचा रहा, उसको भी इज्जत बचाना चाहिए कि हमारी बिरादरी के लोगों ने हमको चुन करके भेजा। अब बीजेपी किसानों के खिलाफ में काम कर रही है तो हम बीजेपी छोड़ दे रहे, इस्तीफा दे रहे, वो तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचा रहा है, लेकिन आप अपनी उसकी इज्जत जरूर बचाने का काम कर रहे हो। उसकी इज्जत बचाने का काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने बाल बच्चों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हो। हम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। बिरादरी के नाम पर वोट दोगे तो कभी भी 74% किसान नहीं हो सकता। किसान के नाम पर वोट दो तो 74% किसान हो। किसान के मुद्दों के आधार पर वोट दोगे तब 74% किसान हो, और बिरादरी के नाम पर दोगे तो 74% नहीं होगा, क्योंकि बिरादरी का जो नेता वो अपनी अपनी बिरादरी में और कहता है कि सारी बिरादरी तो आगे चली गई, बस अपनी ही बची रह गई, इसको आगे लेकर जाना है। तो बिरादरी का आदमी सोचता है यार, जब सब बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही बची हुई है और नेताजी आ गए हैं अपनी बिरादरी को आगे ले जाने के लिए, तो नेताजी के पीछे हो जाते हैं। आप नेताजी के पीछे और नेताजी मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पीछे, आप नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के पीछे। आपने नेताजी को मजबूत बनाया और नेताजी ने मोदी शाह और आरएसएस को मजबूत बनाया। फिर आरएसएस ने वहां से नीति तय किया कि किसान आत्महत्या करे, ऐसी नीति बनाया और आपका सत्यानाश करा। फिर आपके बीच में कुछ हमारे लोग, कुछ बहुत ज्यादा बड़े वाले हिंदू तो हमारे बीच में आ जाते, कहते अरे एक मुसलमान तो 14-14 बच्चे पैदा कर रहे, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, अगर हिंदू इकट्ठा नहीं हुए तो देश ही कब्जे में चला जाए। अब हमारे लोग एक बार भी नहीं सोचते कि 74 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं, एक भी राष्ट्रीय पार्टी मुसलमानों की नहीं है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, कहीं पर भी मुसलमानों का कब्जा नहीं है। फिर ये बार बार क्यों समझाया जा रहा है मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा? ये इसलिए समझाया जा रहा है कि जिनको ज्योतिबा फूले ने कहा ये दुश्मन है तुम्हारे, उनकी संख्या 3.5% है, वो अपने वोट से चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हिंदू का नाम लेकर तुमको बेवकूफ बनाने का काम कर। विनय कटियार जब लड़ाई लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद गिराने की, मंदिर बनाने की, तो कहते थे आरक्षण तो डंडा मार के ले ले। अभी विनय कटियार का कुछ पता है? आरक्षण का तो छोड़ो, विनय कटियार का कुछ पता है? मंडल की लड़ाई, अगर मंडल में ओबीसी के साथ जो धोखेबाजी हुई, अगर ओबीसी उसको लेकर के संसद घेरता तो ओबीसी के बच्चों को लाखों नौकरियां मिल जाती, ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल जाती। लेकिन विनय कटियार जैसे लोगों ने, आरएसएस ने इनको आगे कर करके क्या किया
कल्याण सिंह, विनय कटियार हुआ, भारती रितंभरा, ऐसे लोगों को आगे करके क्या किया, बाबरी मस्जिद घेरवा दिया। जिनको संसद घेरना चाहिए था उन्होंने बाबरी मस्जिद घेर लिया। अरे बाबरी मस्जिद से थोड़ा ही हक मिलता है, हक तो संसद से मिलता है। बाबरी मस्जिद घेरवा करके 6 दिसंबर को गिरवा दिया बाबरी मस्जिद, और अभी मंदिर के समर्थन में फैसला आ गया। पता है विनय कटियार का ट्रस्ट में, पता है कल्याण सिंह जीवित थे, उनको रखा गया, उमा भारती को रखा गया। तो वोट डालने के लिए हम हिंदू है, बहुत बढ़िया वाले, वोट डालते समय हम बहुत बढ़िया वाले हिंदू है, चंदा देते समय भी बहुत बढ़िया वाले हिंदू है। लेकिन जब अपने हक अधिकार की बात करें तो हक अधिकार के लिए हम हिंदू नहीं है। ओबीसी कहे हमारी जाति आधारित गिनती कर दो, तब हिंदू नहीं। किसान कहता हमको एमएसपी लागू कर दो, तब हम हिंदू नहीं है एमएसपी गारंटी लागू करने के लिए। ये जो साजिश चल रही है, इस साजिश को समझने की जरूरत है। दिल्ली में मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह बैठकर आपका सत्यानाश कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतने साढ़ छोड़ दिए हैं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की परिवर्तन यात्रा पर था तो किसान ये कह रहे थे कि सर बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमने कहा क्या दिक्कत हो गई है? कहा दिन में तो खेत में काम करते ही करते हैं, रात में साढ़ आ जाते हैं, इसलिए साढ़ों से फसल को बचाने के लिए रात में भी पहरेदारी करना पड़ता है, फिर भी फसल नहीं बच रही है। तो मनुस्मृति इन ब्राह्मणों ने बनाई, तो उसमें लिखा था, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इनके पास धन नहीं होना चाहिए। तो आज की जो स्थिति है, आज आपके पास में धन ना हो किसानों के पास में, इसलिए आपकी फसल तो औने पौने दामों में बेचवाई ही जा रही है, आपकी फसल पैदा ही ना हो, इसके लिए योगी ने साढ़ों की भी व्यवस्था कर दिया है। इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा ऐसा संगठन है जो फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा को लेकर के आगे चल रहा है, और राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसानों को दोस्त और दुश्मन की पहचान करा रहा है। जब तक दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी, न लड़ाई लड़ सकते हो, न लड़ाई जीत सकते हो। इसलिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा को मजबूत करने की जरूरत है, और अब राष्ट्रीय किसान मोर्चा देश में बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि जब राष्ट्रीय किसान मोर्चा को वामन मेश्राम साहब का समर्थन मिल गया है, जिनका 31 राज्यों में संगठन है, 550 जिलों में संगठन है, 5,500 तहसीलों में संगठन है, 15,000 ब्लॉकों में और 3 लाख गांवों में मेश्राम साहब का संगठन है। अगर इतना बड़ा समर्थन राष्ट्रीय किसान मोर्चा को मिल गया है, तो अभी आने वाले समय में किसानों के हक अधिकार की लड़ाई राष्ट्रीय किसान मोर्चा बहुत मजबूती से केवल लड़ेगा ही नहीं, बल्कि किसानों के जो हक अधिकार है उनको हासिल कर करके हम लोग रहेंगे। साथियों, इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहते हुए, क्योंकि मेश्राम साहब को भी अपनी बात रखना है, अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मुन्ना। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय निशा मेश्राम मैडम, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली को निवेदन करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। जय मूल्यासी साथियों, खाना नहीं खाया लगता है। बोल 85। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रथम अधिवेशन है, और आप सभी किसानों को मेरी तरफ से जय मूल्यासी और हार्दिक बधाई। जंग अभी बाकी है, जंग अभी बाकी है, क्योंकि एमएसपी अभी बाकी है। हम लोगों ने, किसानों ने 1 साल 14 दिन तक लगातार अपना खून बहाकर, अपनी जान गंवाकर, एक लौते बच्चों को गंवाकर आज ये जीत हासिल कर ली है। तो ये जीत बरकरार रखने के लिए घर पर जाकर सो मत जाना कि हम लोग जीत गए हैं। ये लोगों ने सिर्फ हमको तुनतुना दिया हुआ है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपको आश्वासन दे रहे हैं मोदी जी और योगी जी। ये योगी और मोदी जो सरकार रोटी
और ये ईवीएम, अभी ईवीएम के कारण ये लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हम तो 300 के पार जाने वाले हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ 300 के पार नहीं, लेकिन यूरेशिया के पार तुम जरूर जाओगे। अपना बोरिया बिस्तर मोदी और योगी जी पैक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी अभी आपके सरकार के सामने है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी वाले महागठबंधन बनाकर, मैं गुजराती हूँ इसलिए गुजराती शब्द को हिंदी में बोलने मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मेरे भाइयों तथा बहनों मुझे माफ करिएगा। ये गठबंधन बनाकर हम लोग इस मोदी और योगी को कह देंगे कि बहुत हुआ तुम्हारा ऑक्सीजन कांड, बहुत हुआ तुम्हारा लखीमपुरी खीरी का कांड, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हो चुका अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। और मोदी सरकार अगर नहीं चाहिए तो किसानों को कहना चाहती हूँ, किसानों, ये लोग हमको पढ़ाते हैं कि ये पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी हुई है, ये पृथ्वी शेषनाग पर खड़ी हुई है। सही बात कहते हैं। शेषनाग का मतलब है बचे हुए नाग। हमारा इतिहास नागों का है और बचा हुआ नाग अब अभी फैल फैलाकर खड़ा हो चुका है। हम बचे हुए किसान अब बता देंगे उनकी नानी और परनानी क्या थी। हम लोग किसान लोग बताएंगे कि तुम जो अन्याय करते हो, अब अन्याय सहने का समय बहुत दूर हो चुका है। बहनों के साथ में रोज 3 मिनट के अंदर एक बलात्कार हो रहा है, लेकिन हमारे लोग कहते हैं हमारे साथ में थोड़ी ना हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, कोई कहता है हरियाणा में हो रहा है, कोई कहता है दिल्ली में हो रहा है। तो हमारी बहनों को कहना चाहती हूँ, हमारे भाइयों को कहना चाहती हूँ, किसानों, हम तुम्हारी ही औलाद है, हम तुम्हारी औलाद है। ये भाजपा लोग, ये आरएसएस वाले लोग हम महिलाओं को धूल, अपने पैर की धूल की मिट्टी समझ रहे हैं। तो मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, हम अगर धूल की मिट्टी है तो हम उड़कर दिखाएंगे, उनकी आंखें फोड़ देंगे। हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं। हम धूल है ना तो तुम्हारी आंखों पर उड़कर दिखाएंगे। हम अगर धूल है तो किसी का सर पर जाकर ताज भी बन सकते हैं। हम लोग आने वाले समय पर हम इस देश का हम भविष्य बदलेंगे। पहले हम उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। संयोजकों ने मुझे बोलने का, आयोजकों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह से आने वाले समय पर भी आप लोग यहाँ पर बहुत तादाद में इकट्ठा होंगे। इतनी बात कहकर मेरी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे जितने भी शहीद हुए थे उन शहीदों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय मूल्यवादी। धन्यवाद मैडम। अब मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष